बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सनक फॉर फिजिक्स। और बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कि भारित कोड और अभारित कोड क्या होता है, इनमें क्या अंतर होता है। तो मैंने दोनों की परिभाषा यहाँ लिखी है कि भारित कोड यदि कोड में लिखी किसी संख्या के प्रत्येक अंक के स्थान के संगत एक निश्चित मान परिभाषित हो तो कोड भारित कोड कहलाता है, और स्थान के संगत परिभाषित मान को उस स्थान का भार कहते हैं। अभारित कोड इसका बिल्कुल विपरीत है। अगर कोई निश्चित मान परिभाषित नहीं है अंक के स्थान के संगत तो अभारित कोड कहलाता है। अब बच्चों, ये तो परिभाषा हो गई, इसको एग्जाम्पल समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं कोई दशमलव संख्या लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम एक दशमलव संख्या लिखते हैं और वह दशमलव संख्या है 7523। ये एक दशमलव संख्या है। तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि दशमलव संख्या जब लिखी जाती है तो दशमलव संख्या के सबसे दाईं ओर लिखे अंक, अर्थात यहाँ हम बात करें तो इस संख्या में जो ये 3 है, ठीक है, सबसे दाईं ओर लिखे अंक इस 3, ये जो 3 जिस स्थान पे लिखा है इस स्थान को बोला जाता है इकाई, ठीक है। इसके पहले वाले स्थान को बोला जाता है दहाई, इसके पहले वाले को बोलते हैं सैकड़ा, और इसके पहले वाले को बोला जाता है हज़ार। तो बच्चों, ये नाम क्यों रखे हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार? इनके पीछे क्या कारण है? इनके पीछे कारण है इस स्थान का भार, स्थान का भार। बच्चों, ये जो स्थान है इसका भार होता है 10 की घात 0, इसका भार होता है 10 की घात 1, इसका भार होता है 10 की घात 2 और इसका भार होता है 10 की घात 3। इसी के प्रकार अगर आगे कोई अंक लिखा होता तो उसका भार होता 10 की घात 4। अब जब इसकी 10 की घातों को हल करेंगे तो 10 की घात 0 1, 10 की घात 1 10, 10 की घात 2 को 100 लिखते हैं और 10 की घात 3 को 1000 लिखते हैं। अब ये जो संख्या बनी है इसी के आधार पर इस स्थान का नाम रखा जाता है। 1 है इसलिए इकाई बोलते हैं, 10 है इसलिए दहाई बोलते हैं, 100 है इसलिए सैकड़ा बोलते हैं, और 1000 है इसलिए इसको, इस स्थान को जो भार है इसका वो 1000 है। अब बच्चा, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये भार जो है 10 की घातों में क्यों लिखा है, क्यों नहीं इसको 2 की घातों में लिख दें, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, या इसको 8 की घातों में लिख दें, 8 की घात 0, 8 की घात 1, 8 की घात 2, या फिर इसको कोई संख्या लिख दें जैसे 8 4 2 1। तो बच्चों, ऐसा नहीं होता। भार को लिखने का जो तरीका होता है, एक नियम है, वह नियम यह कहता है कि जिस संख्या पद्धति में आपने संख्या को लिखा है उस संख्या पद्धति में भार हमेशा उस संख्या पद्धति के आधार की घातों में लिखा जाएगा, ठीक है। भार हमेशा संख्या पद्धति के आधार की घातों में लिखा जाएगा। यहाँ जो संख्या लिखी है वो दशमलव संख्या है और दशमलव संख्या पद्धति का जो आधार होता है वो 10 होता है, इसलिए हमने यहाँ पर भार 10 की घातों में लिखा है, ठीक है। अब बच्चों, सबसे दाईं ओर वाली जो संख्या होती है उसका भार होता है आधार की घात 0, और यहाँ दशमलव संख्या थी इसलिए आधार की घात 0 यानी 10 की घात 0 हो गई। इसके पहले वाली आधार की घात 1 अर्थात 10 की घात 1, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, यहाँ पे मान लीजिए अगर ये भिन्न होता, जैसे यहाँ पीछे कोई संख्या होती 0.25, तो भिन्न के बाद में जो भार लिखा जाता है वो ऋणात्मक घातों में लिखा जाता है, 10 की घात -1 और 10 की घात -2, ठीक है बच्चों। तो इसका 10 की घात -1 होगा भार, इस स्थान का 10 की घात -2 होगा। अच्छा बच्चों, ऐसे कोई द्विआधारी संख्या लूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं एक द्विआधारी संख्या लेता हूँ, द्विआधारी संख्या। तो द्विआधारी संख्या जैसे मैंने ली 10101, ये एक द्विआधारी संख्या है। तो यहाँ पे संख्या के अंकों को लिखेंगे जिसे हम बिट कहते हैं, तो इसमें 5 बिट उपस्थित है, 10101। तो बच्चों, चूँकि द्विआधारी संख्या पद्धति का जो आधार होता है वो 2 होता है, यह आपको पता है। तो यहाँ पर जो बिट के स्थान हैं उनका जो भार है वो 2 की घातों में लिखा जाएगा, और सबसे दाईं ओर वाली बिट का घात होता है, भार होता है 2 की घात 0, इसके पहले वाली का 1, इसके पहले वाली का 2, इसके पहले वाली का 3 और इसके पहले वाली का 2 की घात 4, ठीक है। इसको जब हल करते हैं तो भार का मान हमें मिलता है। तो फर्स्ट वाली जो बिट है सबसे दाईं वाली, उसका भार होता है 1, उसके पहले वाली का 2, उसके पहले वाली का 4
उसके पहले वाली का 8 और 2 की घात 4 यानी 16। ठीक है बच्चों, तो ये द्विआधारी संख्या पद्धति में भार हो जाते हैं। क्योंकि द्विआधारी संख्या पद्धति का आधार 2 होता है, इसलिए भार को लिखा जाता है 2 की घातों में। मैंने अभी आपको बताया कि भार को हमेशा आधार की घातों में लिखा जाता है, इसलिए हमने द्विआधारी संख्या पद्धति में भार को लिखा है 2 की घातों में। फिर वही बात आ जाती है बच्चों, अगर ये भिन्न होता तो हम यहाँ पीछे एक बिंदु लगाते हैं, द्विआधारी बिंदु, और यहाँ 0 1 1 कोई मान लीजिए संख्या है, तो इन संख्याओं का भार लिखा जाता 2 की घात -1, 2 की घात -2 और 2 की घात -3। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से अगर कोई षोडश आधारी संख्या है, जैसे मान लीजिए षोडश आधारी संख्या में लेता हूँ AFD.12, तो यहाँ पे बच्चों जो भार लिखा जाएगा, क्योंकि षोडश आधारी संख्या का जो आधार होता है वो 16 होता है, तो यहाँ पे हम अंकों या अक्षरों का जो भार है वो 16 की घातों में लिखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं AFD.12, तो ये जो बिंदु है इसके जस्ट बाई और जो संख्या होती है उसका भार होता है आधार की घात 0। यहाँ आधार कितना है 16, तो इसका भार होगा 16 की घात 0, इसका भार होगा 16 की घात 1, इसका भार होगा 16 की घात 2। इसी प्रकार से बिंदु के दूसरी तरफ भार होगा 16 की घात -1 और 16 की घात -2। तो बच्चों ये जितने भी संख्या पद्धति हैं या कोड हैं जिनमें इस प्रकार से अंकों के स्थान पर भार परिभाषित होते हैं, उन्हें हम भारित कोड कहते हैं। इनके नाम में है भारित कोड, नाम में ही भार है, तो भार इसलिए है क्योंकि इन कोड में जो संख्या है वो किन्हीं अंकों या अक्षरों से मिलकर बनी होती है और प्रत्येक अंक के स्थान पर एक भार निश्चित मान परिभाषित होता है। जैसे दशमलव संख्याओं में 10 की घात में लिखते हैं, द्विआधारी संख्याओं के लिए 2 की घात में लिखते हैं और षोडश आधारी संख्याओं के लिए 16 की घात में लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अभारित कोड क्या होते हैं? अभारित कोड वह कोड होते हैं जिनके लिए किसी प्रकार का कोई भार परिभाषित नहीं होगा। ये हम पढ़ेंगे आगे, इनके एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये परिभाषा नोट कर लीजिए, पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए, और इसे करना चाहते हैं तो ये भी नोट कर लीजिए। अब मिलते हैं अगले लेक्चर।